अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी टीचर मिसेस फौजिया तबस्सुम कामरान इकनॉमिक्स की क्लास में हाज़िर है। और आपके लिए जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपना 3rd चैप्टर बैंक पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है तिजारती बैंकों के फ़राइज़, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था कि बैंक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ बैंक्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ बैंक्स या आप कह लें टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होती हैं। कल हमने तफसील से इसको पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या होता है, यानी कि तिजारती बैंकों के प्राइस, जैसे कि आप ये अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो इसका फ़र्ज़ है या इसका फंक्शन है तिजारती बैंक का, वो ये है कि ये एक्सेप्टिंग डिपॉज़िट्स, अमानतें जमा करता है। अमानतें कौन सी होती हैं कि जो हम लोग अपने रुपए पैसे बैंक के पास जमा करवाते हैं, वो बैंकों के पास हमारी अमानत होती है। ये वो रकूमात अमानत के तौर पे अपने पास रखता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये हम इस रकम को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है। बाज़ ज़मानतों पर जो है वो तिजारती बैंक कुछ प्रॉफिट भी देता है और बाज़ जो हमारी अकाउंट्स होते हैं उन पे प्रॉफिट्स नहीं भी होते हैं। अब ये कि अमानतें कितनी किस्म की होती हैं, डिपॉज़िट्स कितने किस्म के हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो टाइम डिपॉज़िट है या फ़िक्स डिपॉज़िट है। ठीक है जी। टाइम डिपॉज़िट और फ़िक्स डिपॉज़िट जो है, टाइम से ही आपको पता चल रहा होगा या फ़िक्स से पता चल रहा होगा कि ये ऐसे हमारी डिपॉज़िट्स होते हैं जो एक मुकर्रर अरसे तक हमें बैंक के पास अपने पैसे रखने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, और बैंक इन पे सूद अदा करता है जिन्होंने ये डिपॉज़िट करवाए हों उन पे। और अगर ये डिपॉज़िट जो है निकलवाई तो जा सकती है अपनी रकम, लेकिन ये होता है कि फिर उस पर उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जो कि हमें उस टाइम के मैच्योर होने पे मिलना होता है। तो अगर हम इसे टाइम से पहले हम इसे या मैच्योर होने से पहले से निकलवाएंगे तो फिर कुछ चार्जेस बैंक काट के हमें हमारी रकम वापस कर देते हैं। फिर हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं या डिमांड डिपॉज़िट होती है या तलबी अमानतें। अब जो करंट अकाउंट है या डिमांड डिपॉज़िट है, इसमें हम जितने दफ़ा मर्ज़ी चाहें अपने पैसे निकलवा सकते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें अपनी रकूम जमा करवा सकते हैं। ये मोस्टली कारोबारी जो लोग होते हैं ये उनको सर्विस फ्राहम की जाती है और ऐसी अमानतों पे कोई भी इंटरेस्ट अदा नहीं किया जाता। अलबत्ता इसमें एक ख़ास हद तक रकम रखने अकाउंट जो है उसमें ख़ास हद तक रकम का मौजूद होना ज़रूरी होता है। मिसाल यानी कि 10,000 आई थिंक कि पहले 10,000 की ये रकम आपके बैंक में मौजूद होनी चाहिए। अगर 10,000 से रकम कम होगी तो फिर आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी जो है वो देनी पड़ती है, जो कि बहुत मामूली सी होती है। फिर सेविंग डिपॉज़िट्स आ जाते हैं, बचत अमानतें आ जाती हैं। बचत अमानतें कौन सी होती हैं कि जो हम आम हालात में जो हैं आम अफराद जो बैंक में जमा कराते हैं, अपने अकाउंट खोलते हैं। मिसाल के तौर पे इसको 5 रुपये से भी खोल सकते हैं। जो कौमी मरकज़ बचत है जो कि कारोबारी इदारा नहीं है, सिर्फ सेविंग बैंक है, उसमें 2 रुपये से भी खोला जा सकता है अपना अकाउंट। और इसमें हम हर वक्त पैसे नहीं निकलवा सकते, हफ्ते में 2 या 3 बार हम इसमें से रकूमात निकलवा सकते हैं। और अगर हमें एक ख़ास हद से ज़्यादा रकम की ज़रूरत होगी तो हम पहले बैंक को नोटिस देंगे कि जी हमें अपनी 10 लाख की रकम में से 4 लाख रुपया चाहिए, तो हमें एक दिन पहले उसको नोटिस देना होगा। ठीक है। इस किस्म की अमानतों में भी बैंक जो है वो सूद अदा करता है, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट वो अदा नहीं करता जितना कि टाइम डिपॉज़िट पे होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नफ़ा नुकसान के शराकती खाते। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट्स हैं, ये एक कोशिश की गई थी कि बल्कि की गई है कि बैंक को इस्लामी तर्ज पे कायम किया जाए और ज़ियाउल हक़ के दौर में हुई थी। इसमें सूद की जगह लफ्ज़ प्रॉफिट जो है वो यूज़ होता है या नफ़ा यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद क्या होता था कि बहुत सी रकमें फिर भी आपस में सूदी और गैर सूदी कारोबार में वो गुडमुड सी हो जाती थी और फिर वो दोबारा
उसका जो प्रॉफिट है वो मशकूक हो जाता है। यानी कि हम अभी तक अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उसको सही इस्लामी असूलों पर नहीं चला सके। इन पर जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उन पे शरह जो है वो मुनाफे की शरह मुकर्रर नहीं की गई होती कि जी आपको 1 लाख पे 5,000 रुपये ही मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि वो 4-4.5 लाख हो। और फिर वो हर 6 महीने के बाद उसको रिन्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि अपने लॉस एंड प्रॉफिट के हवाले से कि वो अपने अकाउंट्स होल्डर को कितना पे कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसका काम है, फ़र्ज़ है, या आप ये कह लें जो तिजारती बैंक है वो काम करता है, वो कौन सा काम है कि वो एडवांसिंग लोन जो है वो करता है, लोन देता है, कर्ज़े अदा देता है ताकि ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसमें क्या होता है कि हम एक तरफ तो हम लोग जो हैं वो या कुछ लोग जो हैं वो अपनी बचत शुदा रकम जो है वो बैंकों में जमा कराते हैं अमानत के तौर पे। बैंक उन सारी अमानतों का हिसाब लगा के उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख के, ताकि जब लोग उनसे पैसे मांगे तो वो उनको अदा कर सके अकाउंट होल्डर्स को। इसके अलावा वो बाकी पैसे किसी न किसी दूसरे लोगों को बतौर कर्ज दे देता है और उनसे प्रॉफिट और उनसे सूद वसूल करता है। एट द सेम टाइम वो जिनको बैंक ने कर्ज दिया होता है उनसे इंटरेस्ट वसूल कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम वो उन लोगों को भी इंटरेस्ट पे कर रहा होता है जिन्होंने उनके पास अपने पैसे रखवाए होते हैं। ठीक है जी। इस सूरत में बाज़ औक़ात वो कुछ बैंक्स होते हैं वो हमारी कीमती जायदाद, ज़ेवरात और कुछ कागज़ात इस तरह की मॉर्गेज अपने पास रख के तो लोगों को कर्ज़ देते हैं। और कर्ज़ इस तरह नहीं देते कि जी आपको बस गए हैं और आपको कर्ज़ मिल गया, बल्कि आपको ऐसे कर्ज़ लेने के लिए आपको कोई ना कोई गारंटी के तौर पे अपनी कोई ना कोई चीज़ उनके पास प्लेज करवानी होती है। फिर बैंक आपके नाम एक अकाउंट खोलता है, जो रकम आपको चाहिए होती है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है और बाय चेक आप वो रकम निकलवाते हैं। ठीक है जी। फिर कुछ कर्ज़े जो होते हैं वो तलबी होते हैं कि जी फ़ौरन भी मिल जाते हैं। मिसाल पे ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी लोगों को दे दिए जाएं, या काश्तकारों को दे दिए जाएं, या छोटे कारोबारी लोगों को दे दिए जाएं। और कुछ जो होते हैं वो तवील अरसे के भी होते हैं कि वो अरसे तवील में पेमेंट करनी होती है उनकी। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास अगला इसका फ़र्ज़ है, इसका फंक्शन है, वो है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो डिस्काउंट करता है, हुंडियों को बट्टा लगाना। ये आपको पहले भी बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि बाज़ औक़ात कारोबारी लोग जो होते हैं वो पेमेंट नहीं करते, बल्कि 3 से 9 माह तक का कोई ना कोई टाइम रख लेते हैं और फिर उसको वो पेमेंट करते हैं। अगर इससे पहले बेचने वाले को जिसके पास के बिल ऑफ एक्सचेंज मौजूद है, अगर उसको रकम की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास चला जाता है। बैंक अपनी सर्विस चार्जेस डिडक्ट करने के बाद उस ताजिर को या उस जिसके पास ये हुंडी मौजूद हो उसको रकम मुहैया कर देते हैं ताकि वो अपनी इस रकम से ज़रूरत पूरी कर सकें। इस तरह जो तिजारती बैंक है वो तिजारत को भी फ़रोग़ देते हैं और तिजारत करने वाले लोगों का भी काम आसान हो जाता है। फिर चीप मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसा कि आपको बताया है कि जो सेंट्रल बैंक है वो ही सिर्फ जो है बैंक ज़र जारी करता है और बैंक के ही जारी करदा ज़र को बतौर आला मुबादला लोगों में वो गर्दिश करता है। लोग उसी से अपना लेन देन करते हैं। लेन देन का काम आसान हो गया है। अगर एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कुछ पैसे अदा करने हैं, मिसाल के तौर पर 2-3 लाख रुपया देने हैं, तो वो बजाय इसके कि वो पैसे गिनता रहे और फिर देता रहे, फिर चोरी का ख़दशा, राहज़नी का ख़दशा, लेने वाला भी आराम से चेक लेके अपने अकाउंट में जमा करा लेता है। उसे पता है कि मेरे अकाउंट में रकम आ जाएगी। ठीक है। इस तरह बहुत बड़ी बड़ी रकमों का लेन देन जो है वो बैंक ने बहुत आसान कर दिया है और ड्राफ्ट और चेक्स के ज़रिए और जदीद जो ऑनलाइन हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ज़रिए हम बहुत आसानी के साथ रकम जो है वो ईज़िली एक्सचेंज कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर ज़र की बहिफाजत मुंतकली है, सेफ़ ट्रांसफ़र ऑफ मनी है। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम चेक, ड्राफ्ट, टीटी
ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र किसी भी तरीके के ज़रिए जो है, जो हमें सूट करता है या जो अवेलेबल होता है, हम उसके ज़रिए रकम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर जो हमारे बैंक्स होते हैं वो बाज़ औक़ात एजेंसी की खिदमात भी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों की फ़ीसें जमा करना, ठीक है, बोर्ड की फ़ीसें जमा करना, सेकेंडरी बोर्ड्स की, ठीक है, यूनिवर्सिटियों की, इम्तिहानों की, स्कूलों कॉलेजों की फ़ीसें बैंक की में ही जमा की जाती हैं। फिर बाज़ों का सुई गैस और टेलीफोन के बिल्स भी हम उधर ही अदा करते हैं। फिर दरामदी बरामदी तारजों के लिए बैंक एक नुमाइंदे की हैसियत से भी काम करता है कि बैंक को बाज़ फर्में जो हैं वो लेन देन के लिए बैंक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लेती हैं और बैंक उससे इस खिदमत के एवज़ कुछ चार्जेस लेता है और लोगों से रकूमात वसूल करता है, ठीक है जी। फिर बाज़ मुख्तलिफ़ जो मुश्तरका सरमाए की अंजुमन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने शेयर्स जो हैं वो तिजारती बैंकों के ज़रिए ही फ़रोख्त करती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीमती चीज़ों की हिफाजत करना। जो कीमती चीज़ें हैं किस तरह वो हिफाजत करते हैं, आपने सुना होगा कि जी लॉकर में रखी हुई है चीज़, हमारे डॉक्यूमेंट्स लॉकर में हैं। अब जो चीज़ें हम घर में नहीं रख सकते या हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते 24 घंटे, तो हम उन्हें लॉकर में रखवा लेते हैं। बैंक लॉकर की सहूलत देता है और उसके लिए सालाना कुछ चार्जेस वसूल करता है और हमारी कीमती चीज़ों की हिफाजत भी करता है। फिर उसके बाद बैंक जो है वो सरमायाकारी भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी जो है बैंक करते हैं, ताकि क्योंकि इनका मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। इन बैंक्स का मतलब जो है वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही वजूद में आए होते हैं। उनका मकसद लोगों की खिदमत खल्क नहीं होती है, बल्कि वो हर काम के चार्जेस वसूल करते हैं। फिर ये ना सिर्फ रकूम उधार देते हैं बल्कि ये ख़ुद भी मुख्तलिफ़ शोबों में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हबीब बैंक है, वो हबीब शुगर मिल्स, और यूनाइटेड बैंक जो है वो यूनाइटेड केमिकल्स वगैरह में सरमायाकारी करता है, ठीक है। इसी तरह फिर ये मुल्क की खुशहाली का भी बायस बनते हैं और तिजारत को और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ भी मिलता है। इसके अलावा और भी इसके छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अच्छी साख और शोहरत वाली फ़र्में होती हैं वो खाते से ज़ायद रकूमात फ़राहम करती हैं, यानी कि ओवर ड्राफ्टिंग करती हैं। ओवर ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि वो अगर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा रकूमात फ़राहम कर देती हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को। फिर गैर मुल्की लेन देन जो है वो भी इनके ज़रिए होता है। दरामद बरामद करने वाले लोग भी इनसे माली मामनत हासिल करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि हज दरख्वास्तें भी वसूल की जाती हैं। फिर कुछ रोज़गार की स्कीमें ऐसी होती हैं जो कि बैंक के थ्रू ही उनको रोज़गार स्कीम के तहत कर्ज़ा फराहम किया जाता है। फिर ज़रूरी शोबे के लिए ट्रैक्टर स्कीम्स होती हैं, पैदावारी आलात जो उनकी मशीनरीज़ होती हैं, बीज, खाद, पेस्टिसाइड्स वगैरह फ़राहम करने में ये काश्तकारों की हौसला अफजाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं। यानी कि जो आजकल बैंक्स हैं वो एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं किसी भी मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए, और लोगों की रकूमात की हिफाजत, उनके लाने ले जाने, उनकी अदायगियाँ, ठीक है, उनकी फ़ीसें, उनकी चीज़ों की हिफाजत, ये सब चीज़ें भी बैंक जो हैं वो हमें बहुत बेहतर तरीके से और हमारी सहूलत के लिए चीज़ें हमें फ़राहम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो अब ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होगा। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि एतबारी ज़र की तख्लीक करते हैं, और मैंने कहा था कि इस टॉपिक को यहाँ पे आप होल्ड कर दें, जब वो बैंक का चैप्टर आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इंशाल्लाह कल हम फिर एतबारी ज़र की तख्लीक का टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।